हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग जो है अपना हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय शब्द विचार को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये हिंदी व्याकरण का जो क्लास है सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 9th के हो, 10th के हो या 11th और 12th, किसी भी क्लास के अगर विद्यार्थी हो इस सेशन को देख रहे हैं तो आप अंत तक इस सेशन को देखिएगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को भाषा और व्याकरण वर्ण विचार जो चैप्टर है उसको पढ़ाया था, तो अगर आप लोगों ने वो पहला चैप्टर का या पहला अध्याय का क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहला अध्याय का वो क्लास जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपको टॉपिक जो है या ये आपको चैप्टर जो है समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप जो है इस शब्द विचार चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा और फिर इसे आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर हम लोग जो है आज हिंदी व्याकरण का ये जो दूसरा अध्याय है शब्द विचार, यानी हम लोग आज शब्द को शुरू करने वाले हैं, शब्द को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था वर्ण के बारे में। वर्ण क्या मैंने बताया था कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वही क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये सब क्या है हमारे वर्ण है। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब हमारे क्या है, ये भी वर्ण है। ये हमारे क्या है, स्वर वर्ण है और ये हमारे व्यंजन है। अब अगर हम शब्द की बात करेंगे भाई, तो शब्द क्या होता है कि जो ये वर्ण हम लिखे हैं, ये सब जो वर्ण हम लिखे हैं इसी को मिलाते हैं और इसी से हम क्या करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वर्ण है, वर्णों को अगर हम मिलाएंगे, वर्णों को एक साथ करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, शब्द कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिए क, हलंत लगा हुआ, मान लीजिए क ले लिए, फिर अ ले लिए, मान लीजिए, फिर आधा म ले लिए, हलंत लगा हुआ, उसके बाद फिर हम मान लीजिए म के बाद ले लिए अ ले लिए, फिर इसके बाद हलंत लगा हुआ ल और अ ले लिए, ये हम लिए हैं। ये सभी क्या है, वर्ण है। अगर इसको हम मिला दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, एक शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है, कमल एक शब्द बन रहा है। कमल का फूल होता है, कमल क्या है, एक शब्द बन रहा है। यानी वर्णों के मेल से क्या होता है, शब्द बनता है। लेकिन सभी वर्णों के मेल शब्द नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्णों का मेल होगा तो सार्थक होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम कमल लिखे हैं, इसके मान लीजिए हम लिख देते हैं लमक, लिख देते लमक, तो लमक का कोई मतलब है, कोई अर्थ है, नहीं है। तो वर्ण के मेल से शब्द तो बनेंगे, लेकिन अगर वो सार्थक है तभी हमारा वो जो वर्णों का मेल क्या कहलाएगा, जो सार्थक रूप से होगा तभी वो शब्द कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि शब्द विचार में शब्द क्या होता है भाई, तो बताना आपको सिंपल सा है कि वर्णों के सार्थक मेल को, ठीक ना, हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या वर्णों के संघात मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब शब्द के साथ आपको एक चीज और पूछ देता है, एक चीज और पूछ देता है, क्या चीज, कि पद क्या होता है। पद पद क्या होता है, ये भी चीज थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। पद क्या होता है कि मान लीजिए कि हम कमल जो शब्द लिए, कमल, इस शब्द को हम एक वाक्य में प्रयोग कर दिए। जैसे मान लीजिए लिख दिए कि राम कमल का फूल लिया है। एक हम वाक्य ऐसे बना दिए कि राम कमल का फूल लिया है। ये क्या बन गया, एक आपको वाक्य बन गया, एक सेंटेंस बन गया। वाक्य कैसे बना कि शब्दों के मेल से जो है आपका क्या बना, वाक्य बना। अब ये कमल का फूल क्या है, एक शब्द यहाँ पर है, एक अलग से क्या है, एक शब्द है। लेकिन यही कमल का फूल जो है यहाँ पर वाक्य में प्रयोग हो गया, तो क्या इसको हम शब्द कहेंगे? तो आप कहिएगा नहीं, इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, इसे हम लोग पद के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, पद नाम से जानेंगे। यानी पद क्या कहता है कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तब वो शब्द जो है शब्द ना होकर के क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब पद में कई तरह के पद होंगे, जैसे कर्ता पद हो गया, कर्म पद हो गया, क्रिया पद हो गया, तो ये सब हमारे क्या होंगे, पद कहलाएंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को, वैसे ही आपका पद ही है हिंदी में, कर्ता पद, कर्म पद और क्रियापद करके हम लोग संबोधित करते हैं। तो दो बात यहाँ पर याद रखना है कि वर्णों के संघात मेल को या सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है, उसे प्रयोग कर दिया जाता है, तब वो शब्द जो है शब्द ना रह करके क्या कहलाता है, पद बन जाता है। देखिए यहाँ पर यही चीज को तोड़ तोड़ करके यहाँ पर आपको समझाया गया है शब्द की परिभाषा में। शब्द की परिभाषा क्या दिया गया है भाई, तो कहा जा रहा है कि वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। देखिए मैंने आपको वही चीज बताया कि जो हमारा वर्ण या ध्वनि है या अक्षर है, उसके बना हुआ जो स्वतंत्र समूह, स्वतंत्र मतलब कि यानी वो समूह जो बना है, यानी वो जो वर्ण का मेल हुआ है वो स्वतंत्र रूप से हो, उसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी वो सार्थक रूप से हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि शब्दों की रचना दो चीज पर होती है, एक ध्वनि पर और एक अर्थों के मेल से होती है। ध्वनि यानी कि अक्षरों का, कि जैसे मान लीजिए अगर अक्षर में हम कमल मिला रहे हैं, कमल लिख रहे हैं, तो ये अक्षरों का मेल हुआ है, कमल हम लिखे हैं, इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि कमल क्या है, एक फूल है, एक फूल का नाम है, एक फूल का नाम है, ये क्या हो रहा है, एक अर्थ दे रहा है। तो जहां अर्थ देगा, जहां सार्थक रूप से शब्दों का मेल रहेगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि शब्दों की जो रचना हम लोग करते हैं तो दो चीज को देखते हैं, एक देखते हैं अपने ध्वनि को यानी वर्ण को देखते हैं, और एक देखते हैं उसके अर्थ को कि क्या अर्थ का मेल हो रहा है, अर्थ निकल रहा है कि नहीं। तो आगे कह रहा है कि एक या ध्वनि वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को ही हम लोग शब्द के रूप में जानते हैं। तो ये आपको कह सकते हैं एक याद करने के लिए परिभाषा दिया, लेकिन आप अपने बोलचाल की भाषा में भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक हो गया, लड़का हो गया, पेन हो गया, बिजली हो गया, जितने भी शब्द है जो सार्थक रूप से, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। अब अगर हम लोग बात करेंगे शब्दों का भेद को, तो शब्दों के भेद को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं भाई। शब्दों के भेद को हम लोग क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं। अगर हम शब्द की भेद को देखेंगे, परिभाषा तो हम लोग देख लिए, शब्द के भेद को अगर हम लोग देखेंगे या समझेंगे, तो शब्द के भेद हमारा जो है ना, चार आधार पर बांट करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। शब्दों के भेद को हम लोग क्या करते हैं, चार आधार पर बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि शब्दों के भेद कितने हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि 2, 4, 5, 6, कहिएगा कि शब्दों के भेद जो है ना, चार आधार पर बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला आधार आपका क्या होता है, अर्थ के आधार पर होता है। पहला आपका होता है अर्थ के आधार पर होता है, ठीक, अर्थ के आधार पर। ये आपका अहीं लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, तो कई लोग कहेंगे कि सर अ कैसे बना दिए, कई लोग कहेंगे कि सर ये अ आप कैसे बना दिए, तो यहां पर मैं सुधार दे रहा हूं। अर्थ के आधार पर, उसके बाद आपका क्या होता है, रचना या बनावट के आधार पर, रचना बोलते हैं या बनावट के आधार पर इसको बोलते हैं, आधार पर। तीसरा जो आपका आधार होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर, और एक होता है आपका रूपांतरण के आधार पर या विवेचन के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर, तो ये चार आधार होते हैं शब्दों का भेद का, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और एक होता है आपका रूपांतरण के आधार पर। अगर अर्थ के आधार पर बात करेंगे हम लोग, तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। रचना या बनावट के आधार पर अगर लोग बात करेंगे तो शब्द के तीन भेद होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योगऋण शब्द। अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो मुख्य रूप से चार होते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग पांच पढ़ते हैं। तो कौन कौन है चार, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक आपका वर्ण संकर होता है। तो यहाँ पर चार मुख्य रूप से होता है, लेकिन एक पांचवा वर्ण संकर को भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद रूपांतरण के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो यही शब्दों के भेद है, हम लोग आधार पर बांट करके, चार आधार पर बांट करके हम लोग इसको पढ़ते हैं।
तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द विचार का वर्गीकरण। शब्द विचार का वर्गीकरण यानी कि शब्दों का भेद का वर्गीकरण हम लोग 4 भागों में करते हैं। पहला आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर शब्द का भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद जिसको हम लोग रूपांतरण भी बोलते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद। तो ये 4 हमारे आधार है शब्द का भेद पढ़ने के लिए। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा और अपना कॉपी में जरूर नोट करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगी, घबराने का जरूरत नहीं। सेशन को आप लोग अच्छे से आराम से देख करके समझिए। अब बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द का भेद कितना है भाई? 2 है। कौन कौन मैंने बताया? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द मैंने बताया। यानी अर्थ के आधार पर शब्द का 2 भेद कौन है? तो एक है सार्थक शब्द है और दूसरा आपका क्या है? निरर्थक शब्द है। अब सार्थक और निरर्थक होता क्या है, इस पे ध्यान देना है। सार्थक मतलब हमको क्या समझना है? सार्थक मतलब समझना है भाई कि सही अर्थ हो। यानी कोई भी अगर शब्द रहेगा तो उस शब्द का कोई मतलब हो, कोई निश्चित अर्थ हो, वो हमारा सार्थक शब्द में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला रोटी, रोटी बोला, या फिर मैं बोल रहा हूं पानी, या मैं बोल दिया हल्ला। तो ये जो शब्द है ये सब का कोई ना कोई अपना क्या है? अर्थ है। तो अगर कोई शब्द का निश्चित अर्थ निकल रहा है, सही अर्थ निकल रहा है, तो सार्थक शब्द होगा। और निरर्थक शब्द में क्या होगा? निरर्थक मतलब होता है नहीं, या फिर किसी शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। जैसा यहाँ पर मान लीजिए हम बोले हैं रोटी, तो रोटी के जगह पे मान लीजिए लिख दिए वोटी, लिख दिए वोटी, तो वोटी का कोई मतलब है? नहीं है। अगर लिख दिए हैं पानी, तो पानी के जगह पे लिख दिए वानी, तो वानी का कोई मतलब है? तो कहिएगा गुरुजी की नहीं है। अब फिर कहिएगा हल्ला, हल्ला का कोई मतलब है? हल्ला का गुल्ला हो जाएगा, तो हल्ला का मतलब है? गुल्ला का कोई मतलब है? नहीं है। तो यानी सार्थक शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, वो सार्थक होते हैं। और निरर्थक जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। अब बात यह आएगा कि सर जी निरर्थक शब्द का क्या इस्तेमाल होता है शब्दों में, तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पर जो किताबी भाषा में लिखा गया परिभाषा है सार्थक और निरर्थक शब्द का, वो देख लीजिए। लिखा गया कि वे शब्द जिनके कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द में कहा गया कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकल रहा हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, घर, मंदिर, पानी, रोटी, जितना भी शब्द है ये सब क्या है? सार्थक है। लेकिन निरर्थक में हो गया खाना वाना हो गया, रोटी वोटी हो गया, चाय वाय हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द है। तो अब प्रश्न ये होगा कि क्या निरर्थक शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं कहूंगा कि निरर्थक शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब करते हैं? कि जब हम लोग निरर्थक शब्द को सार्थक बना लेते हैं। असार्थक कैसे बनाएंगे? कि जब हम सार्थक वाले शब्द को जोड़ देंगे निरर्थक के साथ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि खाना वाना हम लिखे हैं, यहाँ पर हम ये नहीं लिखे केवल वाना नहीं लिखे हैं, खाना वाना भी आके लिखे हैं, रोटी वोटी लिखे हैं, चाय वाय लिखे हैं, हल्ला गुल्ला लिखे हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई सार्थक शब्द को निरर्थक के साथ जोड़ देते हैं तो वहीं हमारा निरर्थक शब्द क्या बन जाता है? सार्थक बन जाता है। यानी रोटी वोटी एक क्या हो गया? सार्थक हो गया, क्योंकि ये हम निरर्थक को क्या किए? जोड़ करके उसको सार्थक बना लिए। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। बताइए बात समझ में आया कि नहीं कि निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द होता क्या है? बताइएगा आप लोग कमेंट में जरूर, और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो। और आप हमारा चैनल बिहार एसएस लोकर एकेडमी को जरूर जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा नए नए क्लासेज का जो अपडेट है आप लोगों तक पहले मिलते रहे। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। अपना दूसरा आधार वो है रचना के आधार पर, या बनावट के आधार पर, या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। कौन कौन है? तो ऋण शब्द है, यौगिक शब्द और युग्मन शब्द है। तीनों का अपना अपना जो अहम भूमिका है, याद रखिएगा। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और युग्मन शब्द का क्या कह रहा है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और युग्मन शब्द बाबू, कि ऋण शब्द क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा जा रहा है कि अगर कोई शब्द है,
ध्यान से समझिएगा। अगर कोई शब्द है उसको हम खंडित कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई शब्द ही लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे विद्या ले रहे हैं, अभी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो विद्या को ही हम ले रहे हैं, ठीक। अब अगर इस शब्द को हम ले लिए, इसको हम क्या किया, टुकड़ा कर दिए, तो विद्या को टुकड़ा करेंगे तो वि धन धा हमको मिलेगा, यही मिलेगा। विद्या को टुकड़ा किए तो ऋण शब्द क्या कहता है कि जब कोई शब्द है उसको खंडित कर दिया जाए, उसको टुकड़ा कर दिया जाए, यानी टुकड़ा कर दिया जाए, तो उसका जो प्रत्येक खंड हुआ, ये एक आपका पहला खंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, पहला खंड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दूसरा खंड हो गया, ये आपका दूसरा खंड हो गया। तो अगर जो प्रत्येक खंड है इसका कोई अपना अर्थ नहीं निकल रहा है, वी का कोई अर्थ निकल रहा है, धा का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो यानी ऋण शब्द कहता है कि वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर प्रत्येक खंड का अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो हम शब्द जो है क्या कहलाता है, ऋण शब्द कहलाता है। अगर हम बात करेंगे यौगिक का, तो ऋण का क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। इसमें क्या था कि हम शब्द का टुकड़ा किए, अब प्रत्येक टुकड़ा यानी प्रत्येक खंड का कोई अर्थ नहीं निकला, तो ऋण शब्द हो गया। लेकिन यौगिक क्या कहता है, यौगिक कहता है कि अगर कोई शब्द है उसको हम खंडित किए, उसको टुकड़ा किए, तो प्रत्येक खंड का अगर कोई अर्थ निकल रहा है तो वो हमारा यौगिक शब्द होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए विद्यालय, विद्या लिए थे तो यहाँ पर विद्यालय हम लिख दिए, तो विद्यालय को अगर हम खंडित किए तो क्या मिला, विद्या धन आलय मिला कि नहीं मिला, विद्या धन आलय की मिला कि नहीं मिला, बताइए, मिला ना। तो विद्या का मतलब क्या होता है भाई, तो विद्या का मतलब होता है ज्ञान होता है, ज्ञान। आलय का मतलब होता है घर होता है, आलय घर, गृह, आवास, इसका क्या है, पर्यायवाची है। तो अगर विद्या का मतलब ज्ञान हो गया, आलय का मतलब घर हो गया, यानी ज्ञान का घर, तो ये दोनों जो शब्द मिले हमको खंडित करने पर इसका प्रत्येक खंड का अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो अगर प्रत्येक खंड का अर्थ निकलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। और ऋण शब्द क्या होगा कि प्रत्येक खंड का कोई मतलब ना निकले, शब्द का अगर टुकड़ा किए और प्रत्येक खंड का कोई मतलब नहीं निकला तो वो हमारा क्या होगा, ऋण शब्द ही होगा। तो यौगिक और ऋण शब्द आप लोग को समझ में आ गया। अब बात ये होगा योगऋण शब्द का। तो योगऋण शब्द क्या होता है भाई, ये यौगिक शब्द की तरह ही होते हैं, यानी जो हमारा यौगिक शब्द है उसका जो मतलब निकलता है, जैसे विद्यालय है, विद्या का घर है, तो ये आपका यौगिक शब्द है। लेकिन योगऋण में क्या होता है ना, इसमें वैसा यौगिक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं जो अपना साधारण अर्थ छोड़ देता है। जैसे विद्यालय हम लिए हैं कि इसका मतलब होता है विद्या का घर, लेकिन अगर यही रहता कि अपना साधारण अर्थ छोड़ देता, हम कोई विशेष अर्थ इसके लिए प्रयोग कर देते हैं, तो वहां पर ये यौगिक शब्द ना होकर के योगऋण शब्द हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं पंकज, ले रहे हैं पंकज, तो पंकज को अगर हम तोड़ते हैं तो पंक धन ज हमको मिलता है। तो पंक का मतलब क्या होता है, कीचड़ में, ज मतलब होता है जन्मा, तो कीचड़ में जन्मा, तो जो कीचड़ में जन्मा है, तो कीचड़ में जन्म तो हर चीज लेते हैं, कीड़े मकोड़े फितिंगी सब जन्म लेंगे, लेकिन जो पंकज हम लोग इस्तेमाल करते किसके लिए करते हैं, कमल के फूल के लिए करते हैं। तो यही चीज ध्यान रखना है कि ये पंकज एक यौगिक शब्द तो है, लेकिन इसको यौगिक ना कह करके हम लोग युगऋण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जब इसका खंडन किया जाता है तो खंडन करने के बाद या फिर जो इसका हम लोग अर्थ लेते हैं तो ये यौगिक होता है, लेकिन ये अपना साधारण अर्थ छोड़ करके क्या करता है, विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, एक स्पेशल हो जाता है। जैसे पंकज हम विशेष रूप से कमल के फूल के लिए उपयोग करते हैं। लंबोदर जो है लंबा पेट वाला, तो लंबा पेट वाला, पेट निकला हुआ कोई भी होता है, लेकिन हम श्री गणेश जी के भगवान के लिए जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, योगऋण शब्द होता है। तो यही चीज यहाँ पर आपको बताया गया ऋण शब्द में कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं, तो ऐसे शब्द को ऋण शब्द कहते हैं। यानी ये विशेष अर्थ देगा जब जोड़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसका टुकड़ा करने पर
प्रत्येक खंड का कोई मतलब नहीं निकलेगा तो वही हमारा ऋण शब्द होगा। जैसे जय हो गया, कमल हो गया, रोटी हो गया, विद्या हो गया, सागर हो गया, रोग हो गया, ये सब क्या है हमारा, ये सब ऋण शब्द हैं। बात करेंगे यौगिक शब्द का, तो यौगिक शब्द में क्या होगा वही कि प्रत्येक खंड का अपना कोई अर्थ निकले, यानी कह रहा है कि ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वे यौगिक शब्द होते हैं। या फिर हम सिंपल सा कहेंगे कि वैसा शब्द जिनका खंडन या टुकड़ा करने पर प्रत्येक खंड का कोई सार्थक अर्थ निकले या अर्थ निकले तो वो हमारा यौगिक शब्द होता है। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय बराबर क्या होगा, विद्यालय, यानी विद्या का मतलब ज्ञान, आलय का मतलब घर हो गया। देवालय है, देव धन आलय, देव मतलब जो ईश्वर भगवान हो गए, आलय मतलब घर हो गया तो देव का आलय। देशभक्त है तो देश हो गया भक्त, तो देशभक्त। तो ये सब हमारे जितने भी शब्द दिए गए हैं ये क्या है, यौगिक शब्द हैं। अगर योगऋण शब्द का हम लोग देखेंगे, अगर योगऋण शब्द का देखेंगे तो योगऋण में क्या कहा गया है कि वैसे यौगिक शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेंगे। जैसे बताया गया है कि ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध करते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये यौगिक शब्द तो हैं, यौगिक शब्द तो बाबू हैं, याद रखिएगा, लेकिन ये अपना साधारण अर्थ छोड़ करके क्या करते हैं, विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, योगऋण शब्द कहते हैं। जैसे दशानन है, दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके, तो 10 सिर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रावण का। दशानन हम लोग किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। अगर कोई 10 सिर लगा लेगा तो उसको हम लोग दशानन कहेंगे, नहीं कहेंगे। मुख्य रूप से विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो रावण के लिए। उसी तरह अगर लंबोदर है तो लंबोदर यानी लंबा पेट वाला, लंबा है उदर जिसके, तो ये हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, गणेश भगवान के लिए। तो गणेश भगवान के लिए कर रहे हैं तो विशेष रूप से लंबोदर क्या हो जाएगा, योगऋण शब्द हो जाएगा। अगर हम पंकज ले रहे हैं तो पंकज यानी कीचड़ में जन्मा, तो कीचड़ में जन्मा कई सारे चीज जन्म लेते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से कमल का फूल का ले रहे हैं तो यही हमारा क्या होगा, योगऋण शब्द होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर शब्द के दो भेद को देखा, एक देखा हम लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को, और एक हम लोगों ने देखा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद को। फिर हम लोगों ने ये समझा कि शब्द क्या होता है, और शब्द के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि पद क्या कहलाता है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो उसको हम लोगों ने समझा। अब आगे की क्लास में हम लोग एक क्लास लाएंगे आप लोग के लिए, जिसमें हम केवल क्या करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं। 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा अच्छे से। मैं चाहता तो एक क्लास में इसको कंप्लीट कर देता, लेकिन नहीं, आपको चीजों को अच्छे से बताना है। तो जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का भेद है, तत्सम, पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा आपका देशज है, चौथा आपका विदेशज है, और एक आपका इसमें क्या होता है, हम लोग वर्ण संकर को पढ़ते हैं, एक वर्ण संकर शब्द को पढ़ते हैं। तो ये आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ेंगे, जो 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। अब मैं आपको बता दूं कि जो उत्पत्ति के आधार पर जब हम लोग शब्द का भेद पढ़ेंगे तो केवल तत्सम और तद्भव को एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और इसमें शब्द थोड़े से अलग होते हैं, तो आप लोग को समझना है। और फिर उसके बाद एक क्लास में हम लोग देशज, विदेशज, वर्ण संकर और जो विकारी और अविकारी शब्द है उसको पढ़ के हम लोग कंप्लीट करके फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में भी। और ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।